देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आपके एसपीएम का स्टडी नोट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टडी नोट 2 स्टार्ट करेंगे। आपका जो ये स्टडी नोट सेकंड है, इसका नाम है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। एक बार आप इसके दोबारा नाम को सही से पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, नाम से काफी कुछ हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। तो ऑब्वियस बात है, हम काफी सारी टेक्निक्स और काफी सारे मेथड्स पढ़ेंगे इसके अंदर, जिनके थ्रू कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। हम ये भी चेक करेंगे इस चैप्टर में कि जो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है, हम ये भी पढ़ेंगे इसके। तो एक तो हम मेथड्स पढ़ लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इंप्रूवमेंट टूल्स भी देखे जाएंगे इसी चैप्टर में। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आता ही है, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस वक्त हम देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक का नाम है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। आप लोग पहले उस एग्जाम्पल को देखें। देखिए देखिए, ये हम मान लेते हैं कि ये दो फ्रेंड हैं, तो ये आपस में बातचीत कर रही हैं। तो इस फ्रेंड ने अपनी इस फ्रेंड से पूछा, बोले यार मैंने सुना कि कल तेरे लिए लड़के वाले आए थे तेरे को देखने के लिए, शादी वादी का कुछ तेरा चक्कर चल रहा है, तो रिजल्ट क्या रहा? फिर मतलब आए थे तो क्या नतीजा निकल के आया? ये लड़की बोली, बोला लड़का 3 लाख रुपए महीने कमाता है। बोला और क्या करना है? लड़का, मैंने इससे ज्यादा पूछा ही नहीं कुछ। उसने बोला कि लड़का जो है वो 3 लाख रुपए महीना कमाता है, खत्म किस्सा। और किसी बात पर ध्यान क्या देना, 3 लाख रुपए कमाता है यार, फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, बात खत्म करो ना। दोस्त बोले, बोले पागल वागल है क्या? सिर्फ पैसे देखकर शादी थोड़ी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही शादी कर लेगी? उसका पूरा स्कोर कार्ड देखना पड़ेगा ना, कि नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, लोगों में उसकी गुडविल कैसी है, ये सभी चीजें चेक करनी पड़ती है। तभी जाकर तो तेरे को एक्चुअल सिचुएशन पता लगेगी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, इस बंदे से शादी करूं कि नहीं करूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दो लोग थे, एक का नाम था रॉबर्ट कपलान और एक का नाम था डेविड नॉर्टन। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ये बोले यार मेरे को ना एक फलाना ढीकना कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है यार। तो ये दोस्त पूछा, बोला तेरे को इस फलाना ढीकना कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, किसी में और में क्यों नहीं करना है? बोला यार मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए, प्रॉफिट है यार उस कंपनी में, मस्त प्रॉफिट है। बोला तू पागल वागल है क्या यार? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कंपनी की असली औकात पता नहीं लगती यार। तेरे को इन्वेस्टमेंट करते वक्त और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तेरे को यह भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर का रेस्पॉन्स कैसा है, तेरे को यह भी देखना पड़ेगा मार्केट में गुडविल कैसी है, तेरे को यह भी देखना पड़ेगा लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं कर सकते। फाइनेंशियल देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल देखना ये तो पागलपंती वाली बात है यार। हो सकता है ना कोई कंपनी आज फाइनेंशियली अच्छी चल रही है, लेकिन उस कंपनी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कस्टमर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, तो फिर उस केस में वो कंपनी बाद में तो डाउन चली जाएगी। तुझको बैलेंस करके चलना है, स्कोर कार्ड को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके। तू स्कोर कार्ड में सिर्फ एक चीज नहीं दे सकता। तू सिर्फ ये नहीं देख सकता कि क्रिकेट के अंदर अगर रविंद्र जडेजा, जो कि एक टाइम पे ऐसा ही मोहम्मद कैफ हुआ करता था, सिर्फ फील्डिंग से 25-30 रन बचा रहा है,
लेकिन ना तो बैटिंग अच्छी कर पा रहा है ना बॉलिंग अच्छी कर पा रहा है। मोहम्मद कैफ को हटा दिया, सिर्फ एक चीज पर देखकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पूरी सभी चीजें बैलेंस करते हुए आपको चलनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा बंदे की फील्डिंग कैसी है, बैटिंग कैसी है, बॉलिंग कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, बात मानता है कि नहीं मानता है, टाइम से प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। पूरी चीज देखोगे तभी ना जाकर तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार की बात है, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, वो इंटरव्यू आ रहा था सलमान खान का, वो ना बॉडी बिल्डिंग के लिए बता रहा था, अच्छी बॉडी बिल्डिंग के लिए। वो बोला कि बॉडी बिल्डिंग के लिए सिर्फ अगर आप जिम के अंदर मेहनत कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, वो तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्चुअल डिसीजन लेने की हालत में आ पाओगे। एक चीज के ऊपर आप लोगे तो सही डिसीजन, आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना, आपको अपनी स्लीप भी अच्छी, ऐसे करके उसने 5-6 चीजें बता दी। ये है बैलेंस स्कोर कार्ड, ये है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड एक तरीके की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कंपनी जो है आखिर उस कंपनी के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, इवेल्युएट किया जाता है। उसमें सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल चीजों को चेक नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर यह भी देखा जाता है कस्टमर की नजर में हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, ये भी देखा जाता है कि हमारा इंटरनल बिजनेस कैसा है, हम स्किल्ड लोग हैं कि नहीं है, हमारे कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं, क्या हम फ्यूचर में एक्सेल कर पाएंगे या अभी काम कर रहे हैं फ्यूचर में डूब जाएंगे। हम लोगों को अपने को कंटिन्यू इंप्रूव करना है, क्या हम पहले से बेहतर हुए या हम नीचे गिरते जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे लोगों का फायदा, हमें ये सभी चीजें अगर देखोगे, अगर आप बैलेंस देख, कंपनी का जो स्कोर कार्ड है अगर आप उसे बैलेंस करते हुए चेक करोगे तब जाकर आपको कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाएगा। सिर्फ एक चीज को देखकर आप कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो एक बार बच्चे मुझे चैट पर ये बताएं, अभी तक मैंने जो आपको कहानी सुनाई क्या उससे थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? एक बार यहां तक बताएं मुझको कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया है क्या वो समझ में आया, क्योंकि ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसमें से आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। और अभी तक मैंने आपको जो बोला है ये टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें आप लोग, बहुत ध्यान से देखें। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक टीचर है, देखिए, हाँ बिल्कुल ओवरऑल परफॉर्मेंस, देखिए दो टीचर हैं, दो टीचर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ये अच्छा पढ़ाता है, ये अच्छा पढ़ाता है, ये अच्छा तो पढ़ाता है, टाइम पर आता है, टाइम पे कोर्स कंप्लीट करा देता है, टाइम पे डाउट सॉल्व कर देता है, टाइम पे टेस्ट ले लेता है, ये अच्छा पढ़ाता है। आप मुझे बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा सही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लगता है? बी वाला लगता है। आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? आप स्टूडेंट भी तो इन्वेस्टमेंट ही करता है ना, पैसा देता है, फीस देता है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट ही तो है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, पता है क्यों? पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसने बैलेंस कर दिया पूरा अपना स्कोर कार्ड। मैं और एक चीज बताता हूं, और एक चीज सुनिए, आप इसको जानते हो क्या यार, एक आजकल कॉमेडियन बड़ा चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, अनुभव सिंह बस्सी, देखा है कभी इसकी क्या नाम है,
वीडियोस अगर कभी देखें इसकी, इसका ना एक इंटरव्यू सुनिएगा, इसका एक इंटरव्यू सुनेगा। उसमें ये बता रहा है, बोला पहले मैं यूपीएससी कर रहा था, तो बोला यार यूपीएससी मेरे से क्लियर नहीं हुआ, बड़ा डिप्रेशन में चला गया था ये आदमी। बोला मैं एक वक्त बहुत डिप्रेशन में चला गया था, मैं लाइफ में काफी फेलियर देख लिए थे, इस वजह से मैंने। उसमें से एक कहानी सुना रहा था ये अपनी, कि मैं यूपीएससी जब कर रहा था, तो यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री में भी अलग अलग हिस्ट्रीज होती है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। इसके अलावा आपका एनवायरमेंट, इसके अलावा आर्ट, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये बोला, खुद बोल रहा है कि यार मैंने 2 बार यूपीएससी दिया, दोनों बार में बुरी तरह से फेल हुआ, और बोल रहा है मेरे को ये भी पता है मैं क्यों फेल हुआ, क्योंकि मुझे सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट में मजा आता था, तो मैं उसको पढ़ता था, दिन भर रात भर पढ़ता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पॉलिटी नहीं पढ़ी, एनवायरमेंट नहीं पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ी। इसका मतलब यार मैंने सिर्फ एक एरिया पर ध्यान दिया, मैंने हर चीज को बैलेंस करके नहीं चला यार, मैंने हर चीज को बैलेंस नहीं किया और मैं फेल हूं। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको उस कंपनी के अंदर बैलेंस चीजें चेक करनी पड़ेंगी। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुने। एक बार की बात है, मेरे पास में एक कहीं दिल्ली के, हाँ मेरे पास में एक दिल्ली के इंस्टीट्यूट से कॉल आया, बोला सर हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को फलानी चीज पढ़ा दो। मैंने कहा सर मैं इसका जवाब कल दे दूंगा आपको। बोले ठीक है। तो मैंने फिर पता किया कि वो जो इंस्टीट्यूट है ना, वो जो कोचिंग है, वो अभी नई नई खुली है और उसमें बच्चे आ गए हैं, तो पैसा तो आ रहा है उसके पास में, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, काफी सारी प्रॉब्लम है। तो पैसा तो आ रहा है फाइनेंशियली, तो अभी प्रेजेंट में तो दिख रहा है कि हाँ पैसा है, पर ये इंस्टीट्यूट की इमेज अच्छी नहीं है मार्केट में। बच्चा जो है ना वो खुश नहीं है कि यार इसमें टाइम पर कोर्स नहीं, फलाना ढिकना, ऐसे करके उसे बहुत सारे इश्यूज है। अगर मैं उस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाता ना, तो कहीं ना कहीं मेरी गुडविल पर भी अफेक्ट पड़ जाता, मेरा भी नुकसान हो जाता। तो मैंने उसको ड्रॉप मार दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया उसके अंदर कि नहीं सर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई एम सॉरी, आप किसी और को देख लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बैलेंस करके नहीं चल रहा है ना, हर चीज को बैलेंस करके नहीं चल रहा है। आपको हर चीज को बैलेंस करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे और समझिए, ये बैलेंस स्कोर कार्ड 4 पर्सपेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, याद रखिएगा। 4 पर्सपेक्टिव को देखता है। वो ये बोलता है कंपनी में आप फाइनेंशियल चीजों को तो चेक करो, और देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। फाइनेंशियल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू कितनी ऐड होती चली जा रही है, कितनी ग्रोथ है, ये तो आपको चेक करनी है। उसके अलावा ये भी तो देखना है ना कि कस्टमर को आप क्वालिटी गुड्स देते हो कि नहीं देते, इफेक्टिवनेस तो नहीं है, मतलब कितनी डिलीवरी में इफेक्टिवनेस है, कस्टमर जो है उसको ओवरऑल सर्विस अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी नीड और डिजायर को आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी कस्टमर के प्रति लॉयल्टी है कि नहीं है, मार्केट में आपका शेयर बढ़ रहा है, कस्टमर को आप रिटेन, ऐसा तो नहीं है एक बार कोई कस्टमर आता है और आप उसे प्रोडक्ट देते हो, वहां से खुश नहीं होता, कस्टमर रिपीट नहीं कर रहा आपको, ये तो बहुत गंदी बात है, आप जल्दी से फेल हो जाओगे बिजनेस में। इंटरनल भी देखना पड़ेगा आपको कि आपको नए नए इनोवेशन लेकर आने पड़ेंगे, जैसी जैसी लोगों की डिमांड चेंज हो रही है ना, उस तरीके से आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपको पोस्ट सर्विस भी सेल सर्विसेज देनी पड़ेगी, पोस्ट सेल भी कुछ सर्विसेज देनी पड़ेगी, और उसके अलावा खुद को आपको एबल बनाना पड़ेगा, आपको स्किल्ड लोग कंपनी के अंदर, ये पूरा अगर आप बैलेंस लेकर चलोगे तब जाकर आपकी कंपनी सही ट्रैक पर काम कर रही होगी। अगर सिर्फ आप ये आंख बंद करके सोच लोगे कि गोविंदा बन जाओगे अगर आप बॉलीवुड के, कि एक टाइम पर आप 10-10 15-15 मूवियां कर रहे हो और सोच रहे हो पैसा आ रहा है, तो जल्दी कट लोगे। आपको अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, आपको हर चीज को, आपको टाइम पे भी आना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर की बात भी सुननी पड़ेगी, आपको टाइम पे प्रमोशन पर भी जाना पड़ेगा, है ना, आपको अच्छी एक्टिंग भी करनी, आपको सब कुछ बैलेंस लेकर चल रहा है। तो आपको फाइनेंशियली भी देखना है, कस्टमर को भी देखना है, इंटरनल भी देखना है, खुद की ग्रोथ भी देखनी है, तब जाकर आप बैलेंस लेवल पर काम कर रहे हैं।
मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या यहां तक आपको अब समझ में आया बैलेंस स्कोर कार्ड? अगर अब भी नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा, नए एग्जांपल्स के साथ समझा दूंगा। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि सर आ गया समझ। अब देखें, अभी तक मैंने आपको बताया बैलेंस स्कोर कार्ड एक तरीके की स्ट्रेटेजी है, एक तरीके की टेक्निक है, एक तरीके का टूल है, एक तरीके का मेथड है जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। और बैलेंस स्कोर कार्ड बोलता है कि सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को ना देखते हुए और भी बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये चारों पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये आपके माइंड में एकदम क्लिक कर जाने चाहिए, है ना, टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चारों आपको। और इसके अंदर की जो मेन बात है वो देखो, मैंने अलग कलर से यहाँ पर आपको, ये जो अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना बीच बीच में, ये मेन बात है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ये देखो ये हाईलाइट कर दिया, जिससे आप सिर्फ इसी को पढ़ोगे रिवीजन करते वक्त तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगी चीज। ये यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक एक दिया हुआ है, सेम चीज है, वो डायग्राम से बताई हुई है। आगे चलते हैं। सर क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में? डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए वो पूछ रहा है कि बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बता दो बैलेंस स्कोर कार्ड के। तो उसको मैं एक बार अभी समझाऊंगा, अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दिसंबर 2018 के अंदर ही आए हैं, 14 नंबर के क्वेश्चंस आए, आप देखिए 5, 5 और 4, 14 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ दिसंबर 2018 में है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मेरे पास में एक क्वेश्चन आया है, पहले उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। इंटरनल बिजनेस वाले पॉइंट, एक मिनट बिल्कुल समझा देते हैं, एक मिनट रुक जाए। देखिए पहले ना आप इसका मीनिंग समझें, आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ इसका मतलब समझिए। इंटरनल बिजनेस, इंटरनल बिजनेस, इंटरनली आप पहले खुद तो इंप्रूव कर लो खुद को। आप अगर खुद इंप्रूव हैं, आप अगर खुद क्वालिफाइड हैं, तब जाकर आप दूसरे बंदे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज कोई कंपनी काम कर रही है और आपने उस कंपनी को लाला जी की दुकान बना दिया है कि सुबह शटर खुलती है शाम को बंद हो जाती है, लेकिन आपका कोई टारगेट नहीं है कि मुझे एक साल में कहां किस पोजीशन तक पहुंचना है, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं या मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, कुछ तो टारगेट रखो, आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करो, उनको फुलफिल करते रहो। आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड रहे, फाइनेंशियली भी आप सक्सेसफुल रहो। कस्टमर सेटिस्फाई करने का ये मतलब नहीं है कि आप फ्री फोकट में उसको प्रोडक्ट बांट दो, आप खुद भी पैसा कमाओ और लेकिन जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि साहब मैं फीस में कमी नहीं करूंगा, मैं फीस तो एज इट इज जो है वही लूंगा, एक देला भी कम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वालिटी, मजा आएगा आपको, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, यही होना चाहिए। खुद को इंप्रूव इतना कर लो कि आपकी क्वालिटी सबसे बेहतर हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। देखो इसके अलावा इनोवेशन लेकर आओ आप। आज सोचिए एक बार के लिए, आप खुद सोचिए, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उस वक्त पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या है ना, बच्चा उसके सामने है तो वो वहीं पे एग्जाम्पल को सुना भी सकता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपके पास में इतना अच्छा माध्यम है कि आप उस एग्जाम्पल को दिखा सकते हो। पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू इमेजिन करवाते थे कि अमिताभ बच्चन ने फलानी मूवी में क्या किया, आप उसे दिखा दो कि देखो अमिताभ बच्चन ये कर रहा है इस पिक्चर में। यार इनोवेशन लाओगे आप तभी तो मार्केट में सस्टेन करोगे, अगर पुरानी चीजों पर टिके रह जाओगे फिर तो लोग बोर हो जाएंगे आपसे, फिर तो आप कपिल शर्मा की तरह धीरे ना धीरे डूबने लग जाओगे, एक ही तरह की काम करते रहोगे। यही बात इसमें बताई गई, आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप देखिएगा एक बार, अभी ना आपको पता है एक बीवी की बाइंस करके एक लड़का है ना, तो वो बहुत फेमस है आज के वक्त पे वो लड़का, और अभी उसका कुछ नया कुछ हो रहा है उसका, मैं इतना ज्यादा तो नहीं मुझे ध्यान है, बट उसका कुछ वो कर रहा है,
तो उसका कुछ प्रमोशन कर रहा है वो लड़का। आप देखिए कितनी बड़ी स्टेज पर पहुंच गया है कि आज वो काफी बड़ी स्टेज, आजकल वो बड़े बड़े लोगों से साथ में एक्टिंग वेक्टिंग करता है, काम करता है, वो टीवी पे भी आने लग गया है आजकल। तो कोई लोग आदमी ये बोले कि यार बताओ, इस तो बढ़िया किस्मत चमक गई इसकी। अरे यार उसने काम किया होगा ना, कम से कम उसने 5 से 6 साल काम किया होगा। मेरे को याद है 2015 में एक स्टूडेंट मेरे को लेकर आया था, बोला देखो सर ये लड़का वीडियोस बनाता है, आजकल ये फेमस हो गया है। कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ना आपको, क्वालिटी प्रोडक्ट तो देना पड़ेगा ना आपको। अगर 2 दिन के लिए निरमा का अगर एड नहीं आए टीवी पर तो लोग सोचते हैं निरमा कंपनी शायद तक बंद हो गई। कॉलगेट का एड नहीं आए तो बंद। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, पोस्ट सर्विस देनी पड़ेगी। इंटरनली आप खुद को इतना बेहतर कर दो कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। आप लोगों को खुद को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार, कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो किया वो सही। अब आया समझ में आज तक? चलिए अब देखें नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। अभी तक मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी को सही तरीके से इवेल्युएट कर दो, सही तरीके से उसका परफॉर्मेंस चेक करो। उसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियली नहीं देखते, और भी बहुत सारी चीजों पर आपको नजर रखनी पड़ती है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। स्टेप्स क्या होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के? 5 नंबर का क्वेश्चन आया है दिसंबर 2018 में। स्टेप्स देखिए, आप खुद सोचिए आप क्या करेंगे, आप खुद सोचिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो आपके की आउटकम्स क्या हैं। की आउटकम का मतलब क्या होता है सर? की आउटकम का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, आप ना जैसे की आउटकम का मतलब आप ये देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है, वो कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूं आज, मैं अगर मैं अपने हिसाब से अपनी बात करूं, मान लीजिए मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन पता है उनमें से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है। मुझको ये पता है कि अगर मेरे 3 सब्जेक्ट में बच्चों को नहीं भी समझ में आया, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं होने ही नहीं दूंगा कि वो उसे समझ में नहीं आए। ये मेरा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ये मेरा मेन आउटकम है। इस प्रोडक्ट को मैं, ये की फैक्टर एरिया, यहीं से चलता हूं मैं। सलमान खान की बॉडी, सलमान खान अगर हर तरीके से भी फ्लॉप हो जाएगा ना, तो आज उसका इतना नाम हो चुका है कि वो ये डिक्लेयर कर दे कि मैं टीवी पे आके शर्ट उतारा हूं तो वो टीआरपी आ जाएगी, क्योंकि लोग इसके नाम का ऐसा मान चुके हैं इस चीज को। समझ रहे हो आज? तो एक सब्जेक्ट उसको मेन हमेशा स्ट्रॉन्ग, ये बात ना निकाल कर देख लो। जैसे ऐसी बहुत सारी आप देखिएगा, एयरटेल जो कंपनी है, एयरटेल कंपनी सिर्फ टेलीकॉम का काम नहीं करती, और भी बहुत सारे काम करती, लेकिन टेलीकॉम का काम उसका मेन है, वो उसमें कभी कमी नहीं आने देगी। बाकी तो वो अपने नाम से पैसा कमा रही है बस, लेकिन ये उसका मेन है। पहले चेक कर लो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मार्केट में आप जाने जाते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है। शाहरुख खान जो है वो जाना जाता है रोमांस के लिए, तो शाहरुख खान कितनी भी वो फाइटिंग वाइटिंग कर ले, लेकिन जब रोमांस वाली बात आ जाती है ना, तो उससे ऊपर कोई नहीं। ये उसका की प्रोडक्ट है, उसे पता है मैं कहीं नहीं चलूंगा तो मैं एटलीस्ट यहां तो चलूंगा ना यार, यहां पे तो मैं ले जाऊंगा। अब देखो, इसके बाद में ये देखो कि आप उस आउटकम को कैसे और बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करो कि मैं कैसे कैसे जो अपना आउटकम है उसको और कैसे बढ़ाऊं, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड कर दूं, क्या नया इनोवेशन लेकर आ जाऊं, किस तरीके से अपना मैक्सिमम मैं मार्केट कैप्चर कर सकता हूं। उसके अलावा रिलायबल डेटा लेकर आओ। रिलायबल डेटा का मतलब जो आपका, देखिए बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब पर आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो
आर्टिफिशियल सब्सक्राइबर परचेज कर लेते हैं, वो फायदेमंद नहीं है ना यार। आर्टिफिशियल आप सिर्फ नंबर दिखा रहे हो कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो देख थोड़ी ना रहे आपकी वीडियो को, तो वो अच्छी बात थोड़ी है। अब रिलायबल डेटा लेकर आओ, जो आपका एक्चुअल कंज्यूमर है ना उसी तक बात पहुंचा हुआ। उसके अलावा आपका मैनेजर अच्छा होना चाहिए, आपका स्टाफ अच्छा होना चाहिए, और धीरे धीरे इंप्रूव करो। तो स्टेप्स जो डेवलपिंग की है उसे आप खुद भी बना सकते हो, कि पहले आप प्लानिंग करो आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके हिसाब से आप ये देखो आपका इतने सारे प्रोडक्ट्स में से मेन प्रोडक्ट क्या है, उस मेन प्रोडक्ट को और आप स्ट्रॉन्ग कर दो। उसके अलावा आप नया स्टाफ लेकर आओ, स्किल्ड और क्वालिफाइड स्टाफ लेकर आओ। इसमें आप अपने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मुझे एक बार बताएं यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी तक मैंने आपको बताया बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निक है जिसमें सब चीजों को चेक करते हैं। मैंने आपको इसके 4 पर्सपेक्टिव बताए, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग एंड ग्रोथ, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके स्टेप्स बता दिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहां तक डाउट है तो एक बार पहले ये बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए एक बार, देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन का आंसर देख लिया। एक क्वेश्चन पता है आपका ये भी आ चुका है कि डिस्कस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर बैलेंस स्कोर कार्ड। इसको अगर मैं ना समझाऊं ना तो भी बच्चे लिख देते हैं। बच्चे बोलते हैं सर समझा तो दिया, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। एक तो सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी है, एक सर कस्टमर का रेस्पॉन्स जरूरी है, एक सर कंपनी की लर्निंग जरूरी है, एक सर उसका इंटरनल बिजनेस एवेल्युएशन जरूरी है, एक सर ये जरूरी है कि वो कितना आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया देता है कि नहीं देता, एक सर कस्टमर का फीडबैक जरूरी। ये सभी चीजें जरूरी है, तब जाकर बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। फाइनेंशियल चीजें जरूरी हैं, साथ में नॉन फाइनेंशियल भी जरूरी हैं, कितना इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एक्टिविटीज को, रेगुलर रिपोर्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं अपने लोगों की, जो उनका मेन एरिया है वहां पर सही से काम करते कि नहीं करते। वही सेम चीज रिपीटेड है। मेरे से बहुत बार स्टूडेंट ये भी बोलता है कि सर जब बैलेंस स्कोर कार्ड का मेन मीनिंग आपने समझा दिया तो बार बार इतने बड़े नोट्स क्यों दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं जिससे आप जब पढ़ो तो एटलीस्ट आपको चीजें क्लिक कर जाए, समझ में तो आ गया है, बट एक बार ये पॉइंट्स आप लिख दोगे ना तो आपको एग्जाम में थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ अगर हमारे सब कुछ मन का लिख देंगे तो क्या सभी पॉइंट्स ऐसे लगेंगे मिलते जुलते से पॉइंट्स हैं। तो इसलिए थोड़े से पॉइंट्स आपको दे दिए हैं गाइड करने के लिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट बात, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, वही सेम चीज यहां पर दी हुई है जो हमने पहले पढ़ी थी। कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, सेम चीज रिपीटेड है यहां तक। तो मुझे बताएं अभी तक समझ में आया बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? ये देख लिया, इसके हमने पर्सपेक्टिव देख लिए, ठीक है ना। इसके हमने ये देख लिया कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं, स्टेप्स देख लिए बिल्कुल। अब देखें यहाँ पर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स खुद बताइए। देखो बेनिफिट्स में क्या है, बेनिफिट्स में एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा, आप उसे अवॉइड कर सकते हो, लंबे टाइम तक खेलोगे। सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो जाएगी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिएगा कि जैसे ना कोई एक कंपनी होती है। मेरा ना एक दोस्त था, आपको पता है मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, वो टीचर है। जब उसने पढ़ाना शुरू किया ना लाइफ में, वो ना बड़ा सीरियसली पढ़ाता था। सीरियसली का मतलब ऐसा नहीं कि डांट के पढ़ाता था, सीरियसली मतलब बड़ा डेडिकेशन से पढ़ाता था। ज्यादा फालतू का मजाक नहीं करता था, पढ़ाने में जो मजाक करना है वो कर लेता था, बाकी मजाक नहीं करता। उससे बहुतों ने बोला बोला यार तू मतलब बड़ा ऐसा पढ़ाता है यार, तुझे नहीं लगता क्लास में मजाक करना चाहिए, बच्चा ये कहीं नेगेटिव तो नहीं चला जाएगा तेरे लिए? बोला यार ये पॉजिटिव होगा, यही चीज पॉजिटिव होगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये बच्चों को जब रियलाइज होगा, जब उनका कोर्स खत्म होगा, घर पे जाके सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट जो है ना उसमें जब उनको क्लास में उनके साथ में मजाक किया गया था लेकिन अब उन्हें क्लिक नहीं होगी, लेकिन ये चीज जब वो पढ़ रहे होंगे एग्जाम के लिए उन्हें क्लिक हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट, तब उन्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ ये इसकी अप्रोच सही थी, आज हमें इसी से फायदा होने वाला है। तो वो बोला कि यार मेरी
स्ट्रेटेजी जो है ना वो समझ में आ जाएगी बच्चों को, और धीरे धीरे सबको ये पता लग जाएगा फलाना बंदा इस तरीके से काम करता है, ये तरीका है। वो मेरे लिए मेरा यूएसपी बनेगी, यूनिक स्ट्रेंथ मेरा पॉइंट बन जाएगा, वहां से मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा। मेरे शेयर होल्डर्स जो हैं उन वो आराम से इवेल्युएट कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि मुझे मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। उनका कम्युनिकेशन रहेगा मेरे साथ में, मेरी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस रहेगा कुछ चीजों के ऊपर। मैं दोबारा से बार बार कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव्स लेता रहूंगा, अपने जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं दोबारा से इंजीनियरिंग करता रहूंगा, कुछ नई चीजें उसके अंदर लाता रहूंगा, है ना। मेरे अपडेट्स, मेरे बजट्स जो है वो क्लियर रहेंगे, मैं हर साल एक नया बजट निकालूंगा, अचीव करने के लिए काम करूंगा, मैं नई स्ट्रेटेजी लाऊंगा। ये सभी इसके बेनिफिट्स, ये सभी बेनिफिट्स। और ये नॉर्मल बात है, आप लोग इंटर में पढ़ के आ चुके हो, फाउंडेशन पढ़कर आ चुके हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें, तो बेनिफिट्स सेम चीज यहाँ पर वही दी हुई। मुझको बताएं चैट पे, क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको बताएं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लिमिटेशन। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इससे कुछ लिमिटेशन या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ तो नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? ये नुकसान होता है कि बहुत बार ना शेयर होल्डर इसको उल्टा भी ले जाता है, बहुत बार शेयर होल्डर इसको उल्टा ले जाता है, या शेयर होल्डर का नुकसान हो जाता है फायदा करने के चक्कर में। बोला कैसे? बोला देख क्या है ना, हम कंपनी के सभी चीजों को देख रहे हैं, कंपनी के सभी सेगमेंट में देख रहे हैं। अब सोच, कंपनी का कोई एक सेगमेंट अगर कमजोर चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम सभी सेगमेंट को देख रहे हैं, इसलिए ये सेगमेंट जो है ना वो भी अब नॉर्मल नजर आ रहा है। जबकि अगर इसको अकेले में देखूं तो ये कमजोर है और शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है। लेकिन हमने बैलेंस करके चीजें देखी हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि हाँ चलो नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे इसका सेट ऑफ हो गया। यहाँ पर शेयर होल्डर की वैल्यू गिर सकती है, यहाँ पर उसका लॉस हो सकता है, वो नेगेटिव जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक तो आप चीजों को सिंगल लेके चलते हो, आप एक एग्रीगेट लेकर चलते हो, वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो चीज को। एक तो है कि कोई कंपनी अभी तक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, या कोई कंपनी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ध्यान रखती थी, अब आपने उसे बहुत सारे डिपार्टमेंट का काम दे दिया, तो वहां पर वो फेल हो सकती है, चांसेस है। ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर ही ऐसा ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे और बताऊं मैं आप, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उसका मालिक टीचर नहीं होना चाहिए। या ऐसा बोल दो, कोई टीचर किसी इंस्टीट्यूट का मालिक ना हो। अगर वो अकेला पढ़ा रहा है उसमें तो वैलिड है, तो मस्त है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी कोचिंग में मालिक जो है वो टीचर है और वो पढ़ा भी रहा है, वो भी कर रहा है और बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे ना कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली टीचिंग को भी नहीं संभाल पाएगा, प्रॉपरली मालिक को भी नहीं संभाल पाएगा। बहुत बार ना कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, वो खुद में ही कंफ्यूज हो जाएगा। एज टीचर उसको बच्चों से प्यार से बात करनी पड़ेगी, और मालिक के तौर पे उसको फीस कलेक्ट करते वक्त थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, हो सकता है रूड होना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशंस भी होती है। तो हर चीज का फायदा है, नुकसान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, देखिए लिखा हुआ है, बेनिफिट्स और लिमिटेशन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया। मैं एक बार स्टार्टिंग से दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निक होती है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक स्ट्रेटेजी होती है। उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, उसमें कंपनी के बहुत सारे सेक्टर्स को चेक किया जाता है। उसके 4 पर्सपेक्टिव मेन होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल ग्रोथ, बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। ये 4 जो है वो मेन होते हैं। उसके अलावा स्टेप्स जो है वो ये होते हैं, पहला ये देखो आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, फिर धीरे धीरे उस रिलायबल डेटा आपके पास में आना चाहिए, अपना कंपनी का जो स्टाफ है वो वैलिड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, सही तरीके से काम करो, सही तरीके की सर्विस दो, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओ। कहीं भी एक जगह पर ये मत मान लो कि मेरी फाइनल सक्सेस है। टाइप्स के अंदर भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये देखिए कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल, ये वही चीजें हैं, वही देखना पड़ेगा आपको।
देन इसके बाद में बेनिफिट्स और लिमिटेशन। यहां तक एक बार सभी बच्चे मुझको बता दें ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है क्या आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। मेरे पास में रिप्लाई आ रहा है कि सर समझ में आ गया। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डीयू पॉइंट एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल भी आ जाता है और दोनों भी आ जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली सॉल्व करने को दे दिया और फिर उस पर अपना कमेंट करने को दे दिया, ऐसा भी हो जाता है। इस डीयू पॉइंट एनालिसिस को समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। आप उसे एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, फिर हम आगे बात करें। देखिए ये है राहुल द्रविड़, बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं। ये है विराट कोहली, ये भी बहुत बढ़िया क्रिकेटर। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। विराट कोहली बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीनियर है तो बोल रहे हैं कि राहुल सर देखो, ये यार जो सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस है ना यार, देखो पहले थोड़ी फैट हुआ करती थी, मोटी थी, ये धीरे धीरे ना अब पतली होती जा रही है यार। राहुल द्रविड़ जी बोला विराट वो पतली नहीं हो रही है, वो कमजोर हो रही है। और पतली होने में, इसको आप पतली शब्द को यहाँ पे फिट मान लो कि फिट होने में और कमजोर होने में बहुत फर्क है। एक तो वो मेहनत करके हो जाती, उसने क्या खाना पीना छोड़ छाड़ दिया, वो खाती नहीं है कुछ, भूखी रहती है, भूखी रह रही है तो वो कमजोर हो रही है। जरूरी नहीं है कि हमें आज ये इस तरीके से पतली दिखाई दे रही है तो ये इसके लिए फायदेमंद वाली बात हो। हमें वो अब समझा रहे हैं राहुल द्रविड़ साहब विराट कोहली को, देखिए यार बहुत बार ऐसा होता है जो चीज हमें फायदे वाली नजर आ रही होती है ना इंसान के लिए, एक्चुअली में वो प्रॉफिट में नहीं होती है। हमें उसे दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे जैसे फिर विराट कोहली बोला यार देखो और समझाओ मेरे को राहुल साहब, और समझाओ इस बात। बोला देख ये आदमी तेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है देखो इसकी खतरनाक बॉडी है, लेकिन ये बॉडी नहीं है इसकी, कितना पतला सा मरा सा लग रहा है ये क्या, इसने देख इंजेक्शन ले रखे हैं, इसने इंजेक्शन, इसकी इंजेक्शन से ऐसा लग रहा है कि इसने बॉडी बना ली, जबकि हाथ पैर तो पतले हैं इसके, एकदम मरा सा लगता है। और बाद में ये इसका शरीर जो है वो खराब होगा धीरे धीरे, क्योंकि इंजेक्शन में कुछ ना कुछ तो केमिकल होगा, वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो करेगा अंदर बॉडी के अंदर और इसका नुकसान हो। क्या है ना यार, हमें सिर्फ जो चीज सामने से नजर आ रही है सिर्फ उसको देख के तुम डिसीजन ले लोगे तो हो सकता है तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाए, क्योंकि हमें और भी फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे यार डिसीजन लेते वक्त। बोला और सही से समझाओ, और सही से समझेंगे हम इस बात को। अमिताभ बच्चन साहब, ये बेटे हैं, ये इनकी माँ है निरूपा रॉय, बड़े खुश हैं। बोले इतना खुश क्यों है बेटा? बोले माँ मैं जिस कंपनी में काम करता हूं ना यार, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त दिख रहा है इस बार। उस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट रिवील करी है, अपना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। बोला बेटा ये जरूरी नहीं है कि खुश होने वाली बात हो, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी कंपनी का ज्यादा आ रहा है जरूरी नहीं है कि ये खुश होने वाली बात। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है इसका मतलब शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। बोले क्या मतलब? रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का फायदा ही होगा ना, जरूरी क्यों नहीं है? बोला देख रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सारी वजह से बढ़ सकता है। कंपनी का जो रिटर्न है इक्विटी का वो बहुत सारी वजह से बढ़ सकता है। अगर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सच में कंपनी ने अब की बार प्रॉफिट्स ज्यादा कमाए हैं तो अच्छी बात है, तो फिर शेयर होल्डर का फायदा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो खुश हो तू। लेकिन तेरे को पता है कभी कभी इसलिए भी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ गई, हमने किसी चीज की प्राइस बढ़ा दी तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गई। लेकिन देखा जाए तो शेयर होल्डर का फायदा नहीं है उसमें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी ने कहीं से डेट ले लिया, कंपनी ने कहीं से उधार ले लिया, उसकी वजह से कंपनी में दिख रहा है कि कंपनी के अंदर पैसा ज्यादा आ गया है, लेकिन वो पैसा तो डेट का पैसा है ना। सपोज कर कंपनी के अंदर 100 रुपए हैं, 40 रुपए तो इक्विटी के हैं,
ये तो अच्छी बात है, 60 रुपये उसने उधार लिए, ये डेट है। अरे ये रिस्की काम है यार, इस पर क्यों खुश हो रहे हो? इसकी वजह से तुम्हारे रुपए 40 से 100 हो गए, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ज्यादा दिखाई दे रहा हो वो बढ़ने वाली बात है। बहुत बार महंगाई की वजह से भी बढ़ जाता है, बहुत बार डेट की वजह से भी बढ़ जाता है। तो फिर ये बेटा बोला, अब इसके बात समझ में आने लगी धीरे धीरे, बोला यार सही बोल रही है मम्मी। तो बोले माँ ये रिटर्न ऑन इक्विटी जब हम चेक करते हैं तो इसका तरीका क्या है, हम किस तरीके से चेक करें, हम किस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें कि हमें सही बात का पता लग पाए। बोला बेटा देख, 3 अलग अलग तरीके, 3 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तू ना उन तीनों के थ्रू चेक कर, तू उन तीनों के थ्रू चेक कर, सेल्स के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, लिवरेज, डेट के थ्रू, तीनों के थ्रू चेक कर। जब तू तीनों के थ्रू चेक कर लेगा ना, तब भी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है तो तू प्रॉफिट में चल रहा है। सोच कि अगर प्रॉफिट की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बढ़ रहा है बल्कि डेट की वजह से बढ़ रहा है, फिर काहे को 32 दिखा के खुश हो रहा है? फिर तो कोई शेयर होल्डर का फायदा थोड़ी है इसमें, बल्कि कंपनी ने पैसा उधार पे ले लिया, तेरे को तो डरना चाहिए, कंपनी कल को बंद हो गई, तेरा पैसा डूब जाए। इसे हम डीयू एनालिसिस बोलते हैं, इसे हम डीयू एनालिसिस बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से ये लैंग्वेज पूरी पढ़िएगा, एक एक पॉइंट में पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि ये वो पॉइंट नहीं है। डीयू पॉइंट एनालिसिस आपके मॉड्यूल में बहुत ही बेकार तरीके से दिया हुआ है, अगर आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता वो इतने अच्छे से समझ में आ पाएगा, इसलिए इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़े। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर होता है ये पता करने का कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी की वैल्यू कितनी। इसीलिए इन्वेस्टर्स जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा नंबर होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर हमारे सामने निकल के आता है इन्वेस्टर्स के सामने, वो मिसलीडिंग होता है और इन्वेस्टर्स जो है वो असलियत ना जानकर बायस्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए कंपनी में, जबकि एक्चुअली में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी डेट की वजह से बढ़ा था, फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से बढ़ा था, रिस्की प्रोजेक्ट ना कि प्रॉफिट की वजह से बढ़ा था। नॉर्मली रिटर्न ऑफ इक्विटी का आप देखते हो नॉट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, वो हम निकाल देते हैं कि शेयर होल्डर कितना कमा रहा है उस पर। लेकिन ये जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है ये इस बात को यहाँ पर ब्रेक करता है, तोड़ता है और एक हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाता है, जहां पर हमको ये पता लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बहुत सारे मैटर्स को देखते हुए निकलता है, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज को देख के निकलता है, बल्कि इन्वेस्टर को कंपनी की बहुत सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। और ये जो कंसेप्ट है, हमें डीयू पॉइंट कॉर्पोरेशन नाम की एक एंटिटी थी, उसने ये कंसेप्ट हमें दिया था। उसने बोला था कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है वो गलत कर रहे होते हैं, बहुत सारी पब्लिक गलत करती है, वो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर और इन्वेस्टमेंट कर देती है, जबकि उनको ये नहीं पता होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का प्रॉफिट की वजह से नहीं बल्कि उधार लेने की वजह से ज्यादा हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको हम 3 रेशियो से कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट, असेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे इक्विटी मल्टीप्लायर का नाम भी दिया जाता है। एक बार सभी बच्चे मुझको बताएंगे क्या ये बात समझ में आई आपको? डीयू पॉइंट एनालिसिस का अभी तक मैंने जितना समझा, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कंसेप्ट कल की क्लास में भी चलेगा। पहले मुझको आपको इन तीनों फॉर्मूलाज को अलग अलग समझाना है, फिर उसके बाद में इन तीनों फॉर्मूलाज को एक में कन्वर्ट करके समझाना है, और फिर उसके बाद को हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है। ठीक है ना? 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, इसलिए हमें अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहां तक समझ में आना चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चल पाऊंगा मैं आपको। डीयू पॉइंट एनालिसिस का मतलब है कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी को जब आप चेक कर रहे हो तो हो सकता है शेयर होल्डर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर मिसलीड कर जाएं और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा इसलिए भी हो सकता है कि कंपनी में महंगाई आ गई थी, या फिर प्राइस बढ़ा दी गई थी, या फिर डेट ले दिया था, और उस केस में अगर शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सही बात नहीं है। इसलिए हमें ज्यादा अच्छे से कंपनी के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए डीयू पॉइंट का
सहारा लेना पड़ता है, डीयू पॉइंट एनालिसिस करना पड़ता है। और डीयू पॉइंट बोलता है कि आप तीन रेशियोज के थ्रू रिटर्न ऑन इक्विटी निकालिए, तब जाकर आपका असली समझ में आएगा। सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स पर दोबारा से बता दें मुझको यहां तक का क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी जो है मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ये वाला कंसेप्ट यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा, कल की क्लास में और चलेगा। मेरे पास आ रहे हैं कि सर यहां तक समझ में आ गया, ओके, तो बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आपकी क्लास आज की यहीं पे खत्म।